Thank you, everyone. Our duty is to good for the humanity, for the society. राजस्थान विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट और मीडिया फाउंडेशन इंडियन यूथ पार्लियामेंट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आज के अतिथि प्रोफेसर ए.डी. सावंत साहब, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टरेट के कमिश्नर श्रीमान सुनील शर्मा साहब, एनडीटीवी न्यू दिल्ली टेलीविज़न के इंडिया एडिटर श्रीमान मिहिर गौतम साहब, मीडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आशुतोष जी जोशी जी, हमारे बीच पधारे सम्माननीय अतिथि पद्मश्री रामकिशोर जी, पद्मश्री मुन्ना मास्टर जी, बैतूल मैडम जी, आर.एस. चोयल साहब, विभिन्न कॉलेजों के पधारे हुए हमारे डीन, प्राचार्यगण, हमारे डिफरेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, बैलेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हमारे अगले सेशन के कीनोट भी हैं, प्रोफेसर अयोनजीत सैन साहब, आप एबीबी को पहले इंडिया हेड थे, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के और मीडिया फाउंडेशन के विभिन्न साथीगण, देश से पधारे हुए लगभग 300 हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो, और प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 दिवसीय जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, इसमें कुल 7 सेशंस होंगे, जिसमें देश के ख्यातनाम जो इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने धरातल पे विभिन्न सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में काम किया हुआ है, वो लोग इसमें शामिल होंगे। साथियों, मुझे आपको बताते हुए ये परम हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच ए.डी. सावंत साहब, कल जब मेरी रात को सर से बात हुई तो 12:30 बज रहे थे, और आप 10 दिन चाइना की यात्रा पे घर से निकले, बता रहे थे कि मुझे 15 दिन हो गया। आप चाइना से फिर रायपुर आए और रायपुर से दिल्ली तक कल कैसे पहुँचे, और हमें तो ये हो गया कि पता नहीं फॉग है, फ्लाइट डिले होगी, कैसे होगा, लेकिन फाइनली आप जयपुर 12:30 बजे तक पहुँच गए थे। सर, आपका हम राजस्थान विश्वविद्यालय के सेंटर और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच पधारे कॉलेज कमिश्नर साहब श्रीमान सुनील जी, सर का जब भी बात होती है, हमेशा कॉलेज एजुकेशन में क्या नया कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव लाएं, कितना चिंतित, मैं अभी जब हम दिवाली पहले भी सर से मिले तो आप इतने चिंतित हो रहे थे कि किस तरह से राजस्थान में इस एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को, यूथ को ट्रेन करें, जिससे कि वो ऐसे मौके में जब देश में समस्या रोजगार की चल रही हो तो हम उनको एक रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम दे सकें। सर, आपका बहुत आभार है, आप पधारे, ये आप ही का इंस्टीट्यूशन, आप हमारे मेंबर सिंडिकेट भी हैं। मिहिर गौतम साहब और अयनजीत सेन साहब, आप बिलीव कर सकते हैं कि कल वो भी एक बड़ी उद्यमिता का विषय था कि 41 लोगों को इतने दिनों बाद एक टनल से बाहर निकाला गया, और मिहिर गौतम साहब उस न्यूज़ को हेड कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे इसको देना ही है। और ऐसे में उस ब्रेकिंग न्यूज़ को ये ब्रेक करते करते इनको रात को लगभग 10:30-11 बज गए थे, और आप 11 बजे दिल्ली से चले, आप और अयनजीत सेन साहब सामने बैठे हुए हैं, और लगभग सर 3 बजे तक यहाँ जयपुर पधारे, शायद नींद भी पूरी नहीं हो पाई। आपका सर इस राजस्थान विश्वविद्यालय के इस तरह की भावना रखना, हम आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
अयनजीत सेन साहब सामने बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं कि इनको जब अफजल के टाइम शायद इनको अचानक एक न्यूज़ मिली, जब ये एबीपी को हेड किया करते थे, कि दिल्ली में लाल किले में अभी थोड़ी देर बाद में बम फूटने वाला है, और इन्होंने बीइंग ए सिटीजन बजाय उस न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया, और दिल्ली को आपने किस तरह से बचाया, एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सर, आपका विश्वविद्यालय के प्रति इस तरह का भाव रखना, भाई आपका आभार है। हमारे जो मैडम हैं अल्पना जी, ये पहले तो मैं मैडम आपका बहुत स्वागत इसलिए करता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ही फक्र का विषय है। विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ, हमें पहली बार एक महिला कुलपति हमें मिली है। ये विश्वविद्यालय, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इसको घर की तरह और भी ज़्यादा संवार पाएंगी। आप तो चूँकि आप हमारे घर के एक मुखिया भी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हम आपका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये विचार कहाँ से आया? ये जो 2 दिवसीय सेमिनार का विचार जो आया, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हमेशा याद भी रखें, एंड ऑलवेज रिपीटेटिवली स्पीक आउट, एंड लोक हितम मम करणीयम, कि हमारा जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। यू समबडी आस्क व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, तो अल्टीमेटली वो कहेगा कि माय ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। अगर डायरेक्ट नहीं कहेगा तो 3-4 सवालों बाद बोल देगा कि आप बिजनेसमैन क्यों बनना चाह रहे हैं, पैसा का धन क्यों कमाना चाह रहे हैं, कि साहब इसके लिए लोगों को रोजगार दे, फिर क्यों कर, फिर अल्टीमेटली वो आ जाएगा कि मुझे खुश रहना है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। और आप सब इस बात को जानते हैं कि व्यापार जो है, इस भारतवर्ष की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो सेंटर है, बेसिकली हम ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रोजगार की तलाश में है। मैं उन लोगों को 2 बात बोलता हूं कि इस भारत में, हमारे देश में केवल 2 ही तरह के लोग बेरोजगार हैं, या तो वो जिनको सरकारी नौकरी की तलाश है, या वो जिनके पास स्किल नहीं है। अगर स्किल है और अगर आपको सरकारी नौकरी की तलाश नहीं है, तो इस भारतवर्ष में जिसके पास डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, 140 करोड़ जिसकी आबादी हो, और ऐसे देश में रोजगार की कोई इतनी संभावना है, हम केवल उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वी ग्रू इन द एज वेयर इफ यू हैड सम आइडिया and you share your idea with your bosses or with your managers or with your family members, what they say? They said, go and take some experience. Go, before speak out something, you should have some experience. Go and spend your 4-5 years into the field with the folded arm, then you come back with your idea. But now the things have entirely changed. Entrepreneurs today, if you have some idea, if you have ability in the age of even 18 or 20 or 19, and if you have some idea, so you meet with the venture capitalists, you share your idea with them, they will help you to convert your idea into the reality. क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, अगर आपके पास आइडिया, आपको मैं एक बात बताऊं, did all the big organization like Amazon, Flipkart, Facebook, Twitter, these all come out with an idea. These all big organizations come out with an idea. वो आइडिया जिसको कि the entrepreneur felt in a garage, जब इन्होंने शुरू किया था, बस we have an idea and I could have implemented. So ये सारी की सारी बातें, आज का एंटरप्रेन्योर सारा सिस्टम बदल गया है, चेंज हो गया है। ऐसे में हम यूथ को बार बार ये आह्वान करते हैं कि आप, अगर आपके पास कोई आइडिया है, हमारे बीच में एक हमारा स्टूडेंट भी है जिसको अभी मैडम इन्होंने बहुत जल्दी अपना आइडिया लाए, एग्जीक्यूट किया, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने स्टार्टअप में इनको आइडेंटिफाई भी किया है, इनको ब्रॉन्ज कैटेगरी में अभी रिसेंटली वो हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये काम कर भी रहे हैं। तो ये हमारा इस सेमिनार का उद्देश्य है। हम चाह रहे हैं कि आज का जो युवा है वो अपनी स्किल को डेवलप करें, अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल, क्योंकि 2 बातें हैं इसमें। एक, वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप अपना कुछ करना चाह रहे हैं, तो देयर आर वेरियस स्कीम्स बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट,
अगर आप अपना नहीं कहीं इंडस्ट्री के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे कल मैडम ने मुझे बुलाया तो एक एक्सपोर्ट काउंसिल के सीईओ बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे कि साहब आप ऐसे लोगों को तैयार कीजिए जो जिनको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। तो वो स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों पार्ट है। 2 दिन में हम इस पे विभिन्न इसके आयोगों पर चर्चा करेंगे। पुनः मैं मैडम हमारे कुलपति जी प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, प्रोफेसर एडी सावंत साहब, प्रोफेसर सुनील, डॉक्टर सुनील जी, मिहिर गौतम साहब, सबका और सभी अतिथिगणों का, सभी डेलीगेट्स का जो विभिन्न सब, पुनः मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे ये वादा भी हम करते हैं कि 2 दिन में निश्चित रूप से जो सेशंस होंगे उनका आपको सबको फायदा मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जब तक जीना तब तक सीखना, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव जीवन की सीख। इसलिए जीवन में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इसी औचित्य की पूर्ति के लिए आज हम और आप इस सभागार में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं और अपने अनुभव साझा करने के लिए कई गणमान्य व्यक्ति आज हमारे बीच उपस्थित हैं। So now let's take a moment to express our gratitude to these esteemed dignitaries and special guests who have graced us with their presence today. So now it's a matter of both an honor as well as privilege to introduce you to our chief guest, who is an accomplished academician, Professor A.D. Sawant Sahab, who is an ex-Vice Chancellor of University of Mumbai and also served as former Vice Chancellor of University of Rajasthan. I request Professor Anurag Sharma sir and convener Ashutosh sir to welcome the guest. Expertise in the field of chemistry and possess a profound wealth of knowledge cultivated through years of dedicated research and teaching. Sir stands as a testament to the pursuit of knowledge and commitment and to shape the mind. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाए। Is a trusted voice in the field of journalism, whose dedication to truth and storytelling has left an indelible mark on the industry. Sir brings a wealth of experience and a unique perspective to the field, making him a valuable asset to the world of journalism. With his keen insights and dedication to uncovering the truth, Sir has consistently demonstrated a commitment to journalistic integrity and excellence. So please join me in welcoming Shri Mihir Gautam, National News. Pride, let's take the opportunity to welcome the first full-time women Vice Chancellor of University of Rajasthan in its history of 76 years, our very own Professor Alpana Kateja, Secretary Anuradha ma'am and Joint Secretary Manisha Yadav ma'am, to kindly honor the guest and welcome her to the event. Please give a big round of applause for our Vice Chancellor madam. She is a well-known academic administrator, holds expertise in economics, contributed a lot to the academic community, and she's an inspiring academician whose dedication to education has enriched the academic landscape and inspired countless minds. We offer a warm welcome to all our esteemed guests and dignitaries.
स्वागत करना चाह रहे हैं। हमारी एक विद्यार्थी है रिया यादव, नजर नहीं आ रही मुझे। रिया, हाँ है, हमारी एक सेंटर की स्टूडेंट है रिया यादव। और भी हमारे सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं आप सब आ जाइए। ये सभी स्टूडेंट के, आप सेंटर्स के स्टूडेंट आप आगे आ जाओ। ये आपका वेलकम करना चाह रहे हैं मैडम सेंटर की ओर से। ये इस बच्ची ने परसों ही अचानक इनिशिएट किया और आपकी फोटो जो लगी हुई है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वहां से बना दी। क्या पढ़ रही है आप? Combine art and finance. And tell Commissioner ji, I am going to combine art and finance. Very great artist. I now request. कोई शुभ धागा है वो कवर भी शुभ है। Yes, good. बाकी देखो। Very important subject. Thank you very much, sir. शुक्रिया आशुतोष जी और तमाम कुलपति मैम और तमाम जितने लोग हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। उद्यमिता के क्षेत्र को लेकर के बोलने की बात है और यकीन मानिए कि हम लोग मीडिया में हैं और अभी जो मीडिया है वो शिफ्ट होता गया है। जब हम आए थे तो अखबार के बारे में कहा जा रहा था कि अब अखबार से लोग टीवी में आ रहे हैं और हम टीवी में काम करते हैं और ये कहते हैं कि अब टीवी से लोग डिजिटल में जा रहे हैं। संभावनाएं बढ़ गई हैं वहाँ। आप देखिए आज के दिन में, कल उत्तरकाशी में टनल का ऑपरेशन था। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने उसे देखा है, पर सबसे ज़्यादा लोगों ने कहीं देखा है तो वो यूट्यूब पर देखा है। और यूट्यूब पर भी सबसे ज़्यादा देखा है तो उन लोगों को देखा है जिनका ना कोई चैनल है ना कोई अखबार है, वो खुद से काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये एक बदलाव है और सोशल मीडिया के लिए सबसे बड़ी बात है, इस बदलाव का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि जो लोग भी हैं और जिनके हाथ में भी मोबाइल फ़ोन है वो सोशल मीडिया के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं या बुरा भी कर सकते हैं। दोनों संभावनाएं आपके हाथ में हैं। मुझे अच्छा लगा यहाँ देख करके बहुत सारी जो हैं वो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं। वो अच्छी बात है कि क्योंकि मैं मानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैंने जब करियर शुरू किया तो उस वक्त में मेरी बॉस महिला थी और उन्होंने हमेशा ये कहा और मैं भी ये मानता हूँ कि एक अच्छा बॉस जो होता है वो पुरुष की तुलना में महिलाएं होती हैं और ये एक रियलिटी है। तो वो बहुत बेहतर कर सकती हैं, लेकिन सवाल है शुरुआत कहाँ से करें। एक सवाल आता है, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में क्या करें। मैंने करीब 1.5-2 साल पहले लिंक्डइन पे लिखना शुरू किया कि सोशल मीडिया में आप आइए, करियर बनाइए। कई सवाल आए मेरे पास कि आप नौकरी करते हैं, आप क्यों नहीं कर लेते हैं। मेरा जवाब है, आपको कैसे पता मैं नहीं कर रहा। आपको कैसे पता मैं नहीं कर रहा। हो सकता है मैं भी कर रहा हूं और मैं अपने चैनल के लिए भी करता हूं। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि सोशल मीडिया में लोग आना चाहते हैं बहुत सारे। मैं आपको बताऊं, हर रोज मैं पढ़ रहा था कि हर मिनट में करीब 500 घंटे का कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड होता है, लेकिन उसमें 400 घंटे का कंटेंट कोई नहीं देखता। सिर्फ 100 घंटे के कंटेंट को लोग देखते हैं। ऐसा इसीलिए है कि जो लोग आ रहे हैं उन्होंने ये तय नहीं किया कि वो करना क्या चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि कई लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं एक YouTube चैनल लॉन्च अपना शुरू करना चाहता हूं। बहुत आसान है, अभी आप बैठे हुए कोई भी शुरू कर सकते हैं यहां पर, लेकिन उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए 2 चीज हो गया तभी आगे बढ़ सकते हैं। आप में पैशन कितना है
और आप में कमिटमेंट कितना है। दोनों में से अगर कुछ भी कम होगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हर रोज आपसे मेरे से बेहतर लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और इसका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आप देखें अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि 290 मिलियन लोग वर्ल्ड कप देखने के लिए, व्यूअर्स वर्ल्ड कप देखने के लिए मोबाइल फोन पर गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी वर्ल्ड कप में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो या आपका इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन उस क्षेत्र में जिनका इंटरेस्ट है उन्होंने उनको बहुत ज्यादा देखा है। तो अगर आप भी अपने सफर की शुरुआत करना चाहते हैं सोशल मीडिया जर्नी की, तो ये तय कर लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि आज आप यहां खड़े हैं तो यहां का शूट करके डाल दीजिए और कल आप बाहर निकले कहीं कोई प्रदर्शनी लगी हुई है उसको शूट करके डाल दीजिए और परसों आपने खाना कुछ अच्छा बनाया हुआ है तो उसको शूट करके डाल दीजिए। आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। उस विषय पर कम से कम 6 महीने काम कीजिए, कम से कम 6 महीने। और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे लिंक्डइन पे किसी ने लिखा कि मैं शुरू करना चाहती हूं और मैं कैसे करूं। तो मैंने कहा आप क्या करती हैं। उन्होंने कहा मैं एक हाउसवाइफ हूं, घर पे रहती हूं। मैं बोला आपको क्या पसंद है। तो बोली मैं पेरेंटिंग टिप्स दे सकती हूँ। मैंने बोला आप शुरू करिए करना काम इस पे। और थोड़े बहुत थे पॉइंट्स मैंने उनको बताए, कैसे आप उस पे कीवर्ड्स डालेंगे या क्या आप टैग्स यूज करेंगे, वो तमाम चीजें। उनका मैसेज आया है वो घर पे रह के 35 से 40 हजार रुपए महीना कमा रही है। ये ताकत है सोशल मीडिया की। आप कहीं रह करके कर सकते हैं काम, लेकिन सवाल ये है कि आप शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि शुरुआत कर, वो सोचने में टाइम ज्यादा बिता देते हैं। मैं क्रिकेट पे बनाऊं कुछ, मैं नहीं क्रिकेट पे नहीं मैं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं ना आप फुटबॉल बहुत अच्छा वर्ल्ड कप है, मेसी को तो ट्विटर पे उसने ट्वीट डाला और 5 मिनट के अंदर 1 मिलियन लोगों ने देख लिया। यार फुटबॉल करता हूं, मैं फुटबॉल करूंगा। आप हर रोज अपने क्षेत्र को बदलते जाएंगे तो आपको ना सुनने लोग आएंगे ना देखने लोग आएंगे। बढ़ कैसे रहा है वो मैं आपको एक उससे बताता हूं। नॉर्मली ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, आप लोग सब जानते हैं। ट्विटर प्लेटफॉर्म ने अपने अंदर जबरदस्त बदलाव किया पिछले 1 साल के अंदर में। क्यों बदलाव किया उन्होंने? एलन मस्क के आने के बाद क्यों बदलाव किया? कोई जरूरत थी? ट्विटर पे तो लिख रहे थे, हमारे जैसे लोग थे, ब्लू टिक मिला हुआ था उनकी तरफ से और वो फ्री में मिला हुआ था और लोग लिख रहे थे। ट्विटर आए, ट्विटर ने कहा नहीं साहब हम तो फ्री में ब्लू टिक नहीं देंगे, आपको 900 रुपए देना पड़ेगा। खूब मजाक उड़ा चारों तरफ, कौन देगा 900 रुपए। आज आप ट्विटर अपना खोल लीजिए, आपके सामने 90% अकाउंट आएंगे जो 900 रुपए देते हैं और ट्विटर पे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ में एक ऑप्शन दिया कि अब आप पैसे भी हमसे कमा सकते हैं। वो जो ऑप्शन है उसने यूथ्स को अपनी तरफ खींचा है वहां पर। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप शुरू कहां से करना चाहते हैं। नौकरियां कम हैं, ये एक रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कॉलेजेस में पढ़ाने जाता हूं जब टीवी जर्नलिज्म के, तो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप तो टीवी पढ़ाने आए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम डिजिटल मीडिया पे काम करें। तो मैं कहता हूं कि टीवी तो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम लोग किसी के घर जाते थे तो आप याद कीजिए कि ड्राइंग रूम में टीवी चलता हुआ दिखता था। अब आप किसी के घर जाइए, किसी के ड्राइंग रूम में टीवी चलता हुआ नहीं दिखता है। तो वो अगर चल नहीं रहा है तो इट मीन्स कि वो चल नहीं रहा है। वो अगर वहां नहीं चल रहा है तो वो वाकई में चल नहीं रहा है। तो ये लोग कहां गए? ये लोग मोबाइल फोन्स पर आ गए हैं। ये तमाम लोग वहां पर हैं और वहां पर आपके हमारे लिए बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। आप लोग तो यूथ हैं, काफी युवा हैं। आप शुरुआत करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करिए, बहुत बेस्ट है। ब्लॉगिंग करिए, बहुत पैसे है ब्लॉगिंग में और पैसा के साथ साथ आपको सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा। साथ में मेरा एक सुझाव होगा, जिस विषय पे आपका इंटरेस्ट हो, जो विषय आप पसंद करते हो, उस विषय पे अपना एक YouTube चैनल तो जरूर शुरू करिए।
खुल के बोलिए, खुल के लिखिए। जरूरी नहीं कि हर कोई मीडिया या न्यूज का यूट्यूब चैनल शुरू करे। वैसे भी सबसे कम पैसा अगर कहीं है तो न्यूज के यूट्यूब चैनल में है, वहां पैसा कम मिलता है। और बहुत चीजें हैं। आप साथ में ट्विटर पे अपने अकाउंट को एक्टिवेट करिए। मैं इसलिए कहता हूं ट्विटर पे अकाउंट एक्टिवेट करिए। एक फिगन नाम की एक उसमें आती है यूट्यूब पे, सॉरी ट्विटर पे, आप उनकी जर्नी सुनेंगी। 13 मंथ्स बैक उन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत की। ट्विटर पर यह बैन नहीं है कि आप दूसरे के वीडियोस को डाल नहीं सकती हैं, बट उनको ये क्लियर था कि उनको किस विषय में वीडियो डालना है। तो उन्होंने सोचा कि जिससे लोग थोड़ा हंस सकें। 13 महीने पहले उन्होंने डालना शुरू किया। उनके 9 सब्सक्राइबर थे। परसों उन्होंने अपनी स्टोरी डाली है कि 13 महीने बाद उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ साथ हर महीने वो कम से कम $10,000 तक अर्न कर पा रही है। क्योंकि जब आप वहां काम करते हैं तो एडवर्टाइजर्स भी आपसे संपर्क करते हैं। आप YouTube पर काम कर रहे हैं तो आप YouTube के पैसे से डिपेंड नहीं है कि आपको YouTube ही पैसा देगा तो आप चलेंगे। आपको साथ में बड़ी संख्या में एडवर्टाइजर, जब आप सफल होंगे तो आपको संपर्क करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो मेरा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा कि सोशल मीडिया को गंभीरता से लीजिए। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे विकल्प आपके हमारे लिए लेकर आ रहा है, और इन विकल्पों पर काम करने की शुरुआत आपके लिए और हम लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि हम जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा है। और एंटरप्रेन्योरशिप पर जहां तक बात है तो बहुत इंडियंस बहुत बेहतर कर रहे हैं कंपेयर टू दूसरे देशों के। यूट्यूब अक्टूबर महीने का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा भारत में देखा गया। उससे पहले यूएस में देखा जाता था, अब सबसे ज्यादा भारत में देखा जाता है। तो इट मीन्स यहां देखने वाले लोग हैं। गांव में बैठा हुआ एक आदमी जिसे ये पता है कि आप खेती कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वो अगर बैठ करके अपने चैनल पे बताता है कि आप इस तरह से खेती करेंगे तो इससे फायदा हो सकता है। आप देखिए उसका वहां का विजन जो है, जो दूसरा गांव वाला दूसरी जगह बैठा हुआ है वो उसको देख करके सीख रहा है, और उससे वो तेजी से बढ़ने लगता है, काफी तेजी से बढ़ता है। मेरे दिमाग में ये सवाल था कि कैसे चैनल्स चलते हैं। मैंने बड़ा इस पर थोड़ा सा काम किया कि कैसे चैनल चलते हैं। तो मैंने उस पर देखा कि कौन से चैनल्स लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं। नॉर्मली हमें लगता है कि हम लोगों को पसंद है क्रिकेट देखना, फिल्म देखना, न्यूज देखना। मैंने देखा लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना में कैसे हम एनरोल करें। एक आदमी वीडियो डालता है और एक दिन में उसका वीडियो 10 मिलियन चला जाता है। 1 करोड़ लोगों ने देखा कि आयुष्मान भारत योजना में एनरोल कैसे करें। सरकार की कौशल योजना क्या है, 5 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास विकल्प है। आप वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करें जिस जानकारी तक लोगों की पहुंच कम है। वो उसके बारे में जानते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसमें कैसे आए। वो लगातार सर्च करते हैं, और उन्हें अगर ये पसंद आता है कि एक योजना के बारे में आप अच्छे से बता रहे हैं तो आपको दूसरी योजना भी वही देखने आएंगे। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, सरकार की वेबसाइट है, उठाइए वहां से सब कुछ वहां पर से, और उसको एक रिसर्च वे में। आप खुद नहीं बोल सकते हैं तो कोई और जानकार हो जो अच्छा बोल सकते हैं। आपका तो डिपार्टमेंट ही पूरा है एंटरप्रेन्योरशिप पे। आप उनसे बात करें आकर के कि मैडम इसमें क्या कर सकते हैं, या सर इसमें क्या कर सकते हैं। आप वीडियो शूट करें और वीडियोस को डालें। आप धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी भी हमारे यहाँ लोग सोचते हैं ये एक पार्ट टाइम चीज है। मैं आपको सच बताऊं, ज्यादातर यूट्यूबर इसलिए फेल हैं क्योंकि वो 10 घंटे ऑफिस में काम करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पैशन के लिए 3 घंटे देने को तैयार नहीं है। मैंने एक बार लिखा था कि मेरा एक चैलेंज है कि आप ऑफिस में 10 घंटे देना चाहते हैं, और अगर आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आप 6 महीने 3 घंटे हर रोज दीजिए। फिर उस 3 घंटे में ये नहीं हो सकता है। हम जब ऑफिस आते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि ऑफिस हम आ गए, कोई रिश्तेदार घर पे आया हुआ है तो हम ऑफिस बीच में छोड़ के घर जाते हैं? कोई नहीं जाता है। हम ऑफिस में ही रहते हैं। हम बोलते हैं अरे हम आपसे नहीं मिल पाए, रियली वेरी सॉरी, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलते, लेकिन अभी मैं ऑफिस में हूं या किसी मीटिंग में हूं, है ना। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम घर की शॉपिंग के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं।
जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम कहीं पर बच्चे को अपने पढ़ाने जाते हैं, नहीं जाते हैं। जब हम ऑफिस में होते हैं तो हम किसी शादी समारोह या किसी फंक्शन में जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के लिए काम करते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम उस समय में ये सोच लेते हैं कि कुछ और भी कर लेते हैं साथ में। कोई आ गया दोस्त, उस 3 घंटे के अंदर में तो 1 घंटे उस फ्रेंड्स के साथ चला जाएगा, आधे घंटे घर में बात करने में चला जाएगा, आधे घंटे और कहीं चला जाएगा। आप 3 घंटे दीजिए, 3 घंटे। आप 6 महीने में देखेंगे कि आप लोग जितने लोग यहां बैठे हुए हैं वो सब कुछ अच्छा करने लगेंगे। अच्छा करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है कि सिर्फ पैसा है तो वही अच्छा है। अच्छा करने का मतलब है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगेंगे। और एक फॉर्मूला है सोशल मीडिया पर, यहाँ काफी सीनियर लोग हैं, मैं उनके सामने एक फॉर्मूला बताता हूं। वो फॉर्मूला है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या है? कॉपी पेस्ट एक बड़ा सक्सेसफुल फॉर्मूला है जो नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है। वहां लोग यही करते हैं, एक फॉर्मूला बना हुआ वही सबको जा जा करके बताते हैं, उसमें लोग जोड़ते हैं, होता है। यहां क्या करना है आपको? आपको लगता है कि आपके विषय से जुड़ा हुआ कोई यूट्यूबर बहुत सक्सेसफुल है, आप उसके वीडियोस को देखिए, वहां से सीखिए, फिर अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने अंदाज में चीजों को डालना शुरू करिए। ध्यान रखिएगा 2-3 चीजें हैं। मैं टैग्स पे बात करता हूं, टैग्स जरूर लगाया करिए अगर आप YouTube में इंटरेस्टेड हैं। टैग्स क्या है मैं उस पर लिखूंगा विस्तार से एक बार, तो मैं बता दूंगा। लिंक्डइन पे आप मुझे अगर फॉलो करेंगे तो आपको वहां पर में मिल जाएगा। कीवर्ड्स का ख्याल रखिए। जैसे मैं अभी गया था मैम, मैं आपको बताऊं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा था। मैंने एक दिन सर्च किया कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के कितने वीडियो एक दिन में डाले गए हैं। करीब 250 वीडियो थे। उन 250 वीडियो में 20 वीडियो जो थे जिनको 50,000 से ऊपर लोगों ने देखा था। आपको पता है उन 20 वीडियो की जो हेडिंग थी वो क्या थी? दिल्ली ट्रेड फेयर 2023। आप अभी सर्च कर लीजिए, दिल्ली ट्रेड फेयर 2023। जितने हिट वीडियोस हैं 20 के 20 जो पहले थे उनका यही सेम था लाइन, दिल्ली ट्रेड फेयर 2023। क्यों उन्होंने ऐसा दिया? इसलिए ऐसा दिया क्योंकि जिसने पहले दिया और उसका वीडियो हिट हो गया तो दूसरे ने देखा कि ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को लोग कैच कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, इसी कीवर्ड से आ रहे हैं हमारे पास, तो दूसरे ने भी दिया दिल्ली ट्रेड फेयर 2023। और वो इतना चलने लगा कि जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों ने सेम टैग्स इस्तेमाल किया। तो कॉपी पेस्ट का फॉर्मूला याद रखिए। ट्विटर पर एक्टिव हो जाइए, बहुत कुछ लेकर ट्विटर भी आने वाला है आप लोगों के लिए और लेके आ चुका है अभी तक। इंस्टाग्राम पर सीरियस हुई। इंस्टाग्राम पे वो कंटेंट नहीं जो चल रहा है, जो आप स्क्रॉल करते हैं और दिखता है। एक्चुअल में वो कंटेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सीरियस कंटेंट उसकी जगह ले लेगा। इंस्टाग्राम पर लोग आने लगे हैं अब देखने के लिए कि रिजल्ट्स कहाँ का कब आ रहा है, बैंक की तैयारी कैसे करें, आप जाकर किसी परीक्षा की कहाँ फॉर्म निकल रहा है, या फिर परीक्षा की तारीख क्या है। इन तमाम चीजों के लिए लोग आने लगे हैं। आप अगर शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मैं उस दिन एक एयरपोर्ट पे था और मेरे साथ एक एंकर थे टीवी के, और हमारे दाहिने साइड में आपके जयपुर के ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, एंकर और मुझे तो किसी ने नहीं देखा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ फोटो खिंचाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। ये पावर है सोशल मीडिया का। हम खड़े रह गए और हमें किसी ने नहीं देखा। आपके जयपुर के हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, आपके जयपुर के हैं, और वो दोनों उस एयरपोर्ट पे थे और उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तो ये पावर है, ये चेंज होगा। एक वक्त था जब अखबार था तो अखबार के रिपोर्टर्स के साथ लोग फोटो या तमाम चीजें, फोटोज को इस सेंस में मत लीजिए कि वो बहुत बड़ी कामयाबी आपकी कोई तस्वीर खिंचा रहा है, उसको इस सेंस में लीजिए कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। एक दौर था जब अखबार के पत्रकारों के साथ ये बहुत बड़ी स्थिति थी, अभी भी है पर पहले जैसा नहीं है। फिर वो दौर आया कि टीवी के जर्नलिस्ट के साथ हुआ। शुरुआती दौर में कुछ नाम लूंगा, आप लोग तमाम लोग जानते होंगे, वो लोग आज कहीं दिखेंगे, लेकिन आज टीवी पर दिखने वाले 70% लोगों को हम नहीं जानते हैं। वो बाहर मिल जाए हम आप नहीं पहचान सकते। तो अब वो टीवी से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया पे आ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पर सीरियसली अगर आप अपना करियर देखना चाहते हैं तो
तो एक्टिव हो जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए, आप सफल होंगे, इससे कोई नहीं रोक सकता है। आप और आपकी सफलता के बीच में कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। अपने आप को उस बीच से बाहर कर दीजिए और आप जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir. Sir has beautifully and very specifically explained the view that you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So thank you very much, sir. I now request Shri Sunil Sharma, sir, Commissioner College Education, to kindly enlighten us. Please, sir. उपस्थित वीसी मैम, पूर्व वीसी सावंत साहब, श्री मिहिर गौतम, प्रोफेसर अनुराग जी, आशुतोष जी, मेरे सामने उपस्थित डिग्निटरीज, जो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डेलीगेट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और भाई और बहनों, पिछले एक वर्ष से मैं कमिश्नर कॉलेज एजुकेशन के पद पे कार्यरत हूँ। उससे पूर्व भी मेरा शिक्षा से संबंध रहा है। 2003 से 2008 तक मैं स्कूल शिक्षा में था। ये जो मिला जुला मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। जैसा प्रोफेसर अनुराग जी बता रहे थे, ये दीपावली के 2-3 दिन पहले मुझसे मिलने आए थे और मुझसे इन्होंने बात करते करते बताया कि हम लोग एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे और एक संगोष्ठी करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय हमारी कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें हम इस 2 दिवसीय कार्यशाला में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या किया जा सकता है, इस पे विस्तृत मंथन करेंगे। मैंने कुछ समय उनके साथ डिस्कस भी किया और मुझे जो इस फील्ड में लगा वो मैं अब आपके सामने बताना चाहता हूँ। हमारी कॉलेज जो राजस्थान की हैं, आज लगभग गवर्नमेंट कॉलेजेस 500 से अधिक हैं और प्राइवेट कॉलेजेस लगभग 2300 के आसपास है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 85 यूनिवर्सिटी हमारे राजस्थान में है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। यानी हमने एजुकेशन का एक्सपेंशन, एक्सेस, एक्सेसिबिलिटी सब कुछ किया और हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट हमारे कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और इससे कहीं ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में है। यानी 11.5 लाख 12 लाख के आसपास हमारे स्टूडेंट एनरोल्ड हैं और 1 से 1.5 लाख हर साल वो मार्केट में आते हैं। क्या हम उन 1-1.5 लाख बच्चों के लिए उनका टाइम आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे यूटिलाइज हो, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कुछ दिन पूर्व एक वीसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैम कटेजा भी थी, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। तब भी मैंने बात की थी कि हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस, उसके टीचर्स, स्टूडेंट, मार्केट और एंड यूजर, क्या इसमें कोहेरेंस है क्या? यदि कोहेरेंस नहीं है तो उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में चलता नहीं, वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हम कितना भी एक्सपेंशन करें, अभी जो गौतम साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, समय के साथ जो चल रहा है उसके साथ हमें चलना पड़ेगा, अदरवाइज खत्म हो जाएंगे। सोशल मीडिया में भी हमें आगे कैसे बढ़ना है, निरंतर आगे कैसे बढ़ना है, ये एक चाल है। कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर आए थे, वो मुझे बड़ी अच्छी बात बता के गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं, उनका काम ही है एक दूसरे से आगे बढ़ना।
कहाँ जाना है किसी को नहीं पता। हालांकि फाइनल बात तो वो सही है अनुराग जी की, कि हैप्पीनेस की तरफ जाएगा जब उसके समझ आएगी, बट पहले उसको नहीं पता होता, आगे बढ़ रहा होता है। कोई पूंजी कमा रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है, उसको पता ही नहीं वो क्यों कमा रहा है। 30 साल बाद 40 साल बाद वो ट्रांसफर ही होना है, बट ये अनवरत चलता रहता है। जो अच्छी बात उन्होंने बताई वो ये कि एक पत्थर भी अपने दूसरे पत्थर को आगे नहीं बढ़ने देता। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ है, ऊपर वाला नीचे को नहीं खिसकने देता और नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं खिसकने देता, उस पर भी वो घर्षण लगाता है। जब पत्थर एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें हमारी स्किल से, एफर्ट से, मेहनत से, पैशन से लगा रहना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बिना एफर्ट के कुछ भी नहीं होता है। 2-3 चीजें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जो मैंने बात बताई कि लगभग 11 लाख आज हमारे स्टूडेंट हैं। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आ रही है, लागू भी मैम कर रही है, और मैडम तो बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत कर रही हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन भी किया कि बच्चों के साथ क्या दिक्कत आने वाली है कॉलेजेस में। वो बात सही है कि आप लग रहे हैं और बहुत उत्साह से लग रही हैं, बट स्थिति क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है कि हमारा ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो हमें बढ़ा के 50% तक ले जाना है। आज हमारा 26.2 है, यानी 26.2 में हम 12 लाख बच्चों के साथ स्कूल में एनरोल्ड हैं या कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं, और ये यदि 50% हो जाएगा तो 25 लाख। सोचिए कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। 25 लाख बच्चे राजस्थान की बात है, आगे आने वाले 10 साल में यदि कॉलेजेस में होंगे तो 5 से 6 लाख बच्चे मार्केट में आएंगे पर ईयर। उनके लिए क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या हमारी तैयारियां हैं। बट मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चुनौती नहीं तो कुछ भी नहीं है। बिना चुनौती के कुछ नहीं होता है। श्री कृष्ण के सामने चुनौती थी कि जब वो पैदा हुए उससे पहले उनके लिए डेथ वारंट था। कंस का डेथ वारंट ही था उनके पास, और पैदा भी जेल में हुए, और पहले भाई बहनों का क्या हुआ सबको मालूम है। उसके बाद भी कृष्ण कृष्ण ही हुए, जिसके लिए आज वो मुन्ना भाई ने और मास्टर मुन्ना साहब ने कितनी अच्छी भजन की उन्होंने किया। तो बात ये आ रही है कि अल्टीमेटली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्थिति है या एंटरप्रेन्योर्स की स्थिति है वो क्यों आवश्यक है। पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। जो गौतम साहब ने कहा कि इतने जॉब कहां से आएंगे, जॉब सीकर्स बहुत हैं, जॉब देने वाले नहीं हैं। तो अब आप देखिए, भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, और वो काफ़ी संख्या में बच्चों को स्किल भी दे रहे हैं। हमने भी राजस्थान में बहुत सारी स्कीम चला रखी है बच्चों के, टीचर्स के लिए भी इनफैक्ट हम लोगों ने चला रखी है। टाई जैसे आप आए थे तो मैंने बताया भी था कि टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, इस स्कीम के अंतर्गत हम विदेशों में टीचर्स को भेज रहे हैं। अभी लगभग 30 से 35 टीचर्स इसी साल, अभी दिसंबर के महीने में हमारे कॉलेज एजुकेशन से विदेश जाएंगे ट्रेनिंग करने। उसमें मैम यूनिवर्सिटी के भी एलिजिबल हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी टीचर्स को भी कहिए कि जो जाना चाहें, इस साल तो निकल गया टाइम, लेकिन अगले साल कोशिश करें। वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में कहीं भी यदि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फाइनेंस कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सॉरी। सो टीचर्स, हम ये चाहते हैं कि टीचर्स जब बाहर से पढ़ के आएंगे या ट्रेन होके आएंगे तो हमारे स्टूडेंट का मार्गदर्शन प्रॉपर कर पाएंगे। और स्टूडेंट का मार्गदर्शन 2 तरीके से आवश्यक है। एक तो ये कि उनका जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज है टीचर की, वो उसको बताए, क्योंकि किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई न कोई स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उसमें उसको पास भी होना होता है, अच्छे अंक के साथ भी उसको आगे बढ़ना होता है। बट दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसको ये सिक्योरिटी नजर आनी चाहिए कि मैं यहाँ से निकलने के बाद मेरा जॉब लगभग तय है। और वो सिक्योरिटी तभी आ सकती है
जब उसके दिमाग में बहुत ही क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब की तो ये हालत है कि लगभग 9 लाख लोग राजस्थान सरकार में हैं। अधिक से अधिक 1 लाख पर ईयर आपको गवर्नमेंट जॉब में एंट्री हो सकती है यदि जिस साल एग्जाम होती है, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। स्टूडेंट यदि 3 लाख या 4 लाख हैं, बैकलॉग है, तो जाएंगे कहाँ? तो गवर्नमेंट जॉब एज सच की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा जॉब नहीं है। गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें, अब राजस्थान सरकार की बात कर लेते हैं, तो लगभग 80,000 से 1 लाख करोड़ डेवलपमेंट पे खर्चा होता है, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स पे खर्चा होता है। उसमें दोनों ही काम हो सकते हैं। ये गौतम जी के लिए अच्छी बात है, ये इसको पिक कर सकते हैं कि उस 1 लाख करोड़ में आपको डायरेक्ट बेनिफिशियरी में जाना है या डेवलपमेंट में जाना है। आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी में जाएंगे तो फर्दर प्रोडक्टिविटी खत्म, डेवलपमेंट में जाएंगे तो 1 लाख करोड़ मार्केट में खर्च होगा, जॉब क्रिएट करेगा। अब ये गवर्नमेंट मिला जुला काम करती है। जो गवर्नमेंट फंडिंग आती है उससे जो एक्सपेंडिचर होता है, मार्केट में काम होता है, फील्ड में काम होता है, जॉब क्रिएट होते हैं, डेवलपमेंट होता है, एसेट क्रिएशन होता है, और वो बहुत अच्छी संख्या में जॉब देता है। और जो बच्चे बच गए उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो नरेगा में जाए या फिर अपने पेरेंटल फील्ड में जाए। बट कमोबेश राजस्थान की स्थिति देखें तो बहुत भयावह स्थिति नहीं है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जरूर एग्जांपल दूंगा क्योंकि समय कम है। हमारे शेखावाटी एरिया में हम घूम के देखें, शेखावाटी एरिया से ज़्यादा पूंजीपति निकले हैं, चाहे गोयनका हो, लोहिया हो, बजाज हो, रुई, जो आप नाम लेंगे, बिरला हो, सब उधर से निकले हुए हैं। उन्होंने जब वहां रहे तो उन्होंने क्या किया? जिस कॉलेज में मैं पढ़ा वो प्राइवेट कॉलेज थी, प्राइवेट कॉलेज यानी किसी सेठ ने बनाई हुई थी। वो सोशल जो फील्ड है उसमें वो काम करते थे। सर्टेन परसेंटेज अपनी जो भी उनकी कंपनी थी या फैक्ट्री थी या जो वो काम करते थे, उद्यमिता जो उनकी थी, उससे जो आय होती थी उससे वो एक संस्था चलाते थे। और उस संस्था में जो संस्था की भी आप देखिए, ऐसा था कि संस्था अपने आप स्वयं के पैरों पे खड़ी होती थी, वो चलती थी, और उस संस्था के माध्यम से वो सोशल सेक्टर में बहुत काम करते थे। पूरे शेखावाटी एरिया में आपको कॉलेज जो मिलेंगी वो किसी न किसी इन्हीं सेठ, जो उस जमाने के मारवाड़ी बोल दीजिए या जो बड़े उद्योगपति बोल दीजिए, उन्हीं की बनाई हुई संस्थाएं हैं। उन्होंने वहाँ ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम किया। आप छोटे से गांव रामगढ़ शेखावाटी या ये मंडावा या फतेहपुर शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, चूरू, इधर यदि आप घूमेंगे तो आपको एक तरह से बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी। बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। उन हवेलियों के साथ बाजार में उन्होंने अपनी गद्दियाँ बना रखी हैं। गद्दी यानी जिस पे वो बैठ के अपना बिजनेस करते थे। उससे अटैच नौरा होता था, उसमें वो गाय भैंस और ये पालन करते थे। उनके लिए उनके खुद के सेवादार होते थे जो उनका काम करते थे। उनके बिल्डिंग जो होती है उसके बाहर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बेसमेंट टाइप बने होते हैं, कमरे से बने होते हैं। उसमें चौकीदार वगैरह रहते थे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे। फिर उनके खुद के बगीचियां हैं जिसमें ये बागवानी का काम करने वाले रहते थे। फिर उनका कुआं है, कुएं के काम करने वाले दूसरे होते थे। फिर उनका फील्ड है, खेत है, खेत पे काम करने वाले अलग थे। यानी पूरी सोसाइटी का पूरा प्रेशर वो लेके चलते थे और वो बड़े सक्सेसफुल हुए। किसी ठीक है, समय के साथ वो परिवर्तन आ गया, लेकिन वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है। स्वावलंबन भी कह सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन वो एक अनूठा उदाहरण है। मैनेजमेंट की बुक में हो सकता है नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि मैनेजमेंट में तो आजकल टॉम आ गया। टॉम ने एक बड़ा अच्छा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी। उसने पेयर फॉर पेयर की बात करी कि एक जूता खरीदो, एक जूता में आपको देंगे। बट हमारे यहाँ जो उदाहरण है वो इस तरह के हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ही हमारी बुनियाद थी। आज पूरे
उस एरिया में एक बार जरूर मेरा सोचना है कि जाना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि स्टूडेंट जो है उनकी इंटर्नशिप होनी चाहिए और वो फील्ड में जाएं। जब अनुराग साहब मेरे पास आए थे तब मैंने कहा भी था कि समय की मांग है कि किसका समय कैसे गुजरे, वो एक आइडिया लेके आए और उस आइडिया को इकोनॉमी में कैसे जनरेट करे। किसी का भी आइडिया इकोनॉमी में जनरेट हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम होगा। 2003 से 8 के बीच में राजस्थान में एक मोदी जी आए थे और उन्होंने एक आइडिया आईपीएल का लेके आए। राजस्थान में भले ही वो सक्सेस नहीं रह पाए, लेकिन आज वो लाखों करोड़ रुपए का एक वेंचर भी है और कितनी बड़ी एक्टिविटी है। किसी के दिमाग में जो भी आइडिया है, स्टार्टअप आजकल चल ही रहे हैं। अब स्टार्टअप आप देखिए, हमने हर कॉलेजेस में भी सेंटर बनाने की बात है। कॉलेजेस में हम प्लेसमेंट सेंटर भी लगा रहे हैं और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, स्कॉलरशिप भी लेके आ रहे हैं। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि बच्चे को ये सोचना पड़ेगा कि उसको करना क्या है। करना उसको ये है कि कोई दिमाग में उसके आइडिया आए और उस आइडिया को इकोनॉमिकली कैसे जनरेट करे। ये टीचर का काम है कि टीचर उसको ये बताए। सब्जेक्ट पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर है, वो आपको सब्जेक्ट का ज्ञान देगा। लेकिन आने वाले समय में आपको ये देखना है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। सबसे अच्छी बात है कि आपका कोई बॉस नहीं, भले ही छोटा काम हो। मेरे ब्रदर हैं, वो डॉक्टर हैं और मुझे अच्छे से ध्यान है कि जिस दिन उनका, उस जमाने की बात है, तो डॉक्टर मिलते भी नहीं थे, गवर्नमेंट में तो ऐसे ही पिक करते थे। डे 1 पे उन्होंने कहा कि मुझे गवर्नमेंट में नहीं जाना, मुझे अपना खुद का ही करना है। तो आज वो कम से कम 40-50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कोई उनका बॉस भी नहीं है, सफल भी है। यदि मेहनत करेंगे तो सफल हर व्यक्ति होगा। तो जहां तक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, मैं 2-3 चीज बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का समय वो नहीं रहा जहां ट्रेडिशनल जो बात करते थे गुड्स एंड सर्विसेज की, कि हम किसी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उसको कोई खरीदेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट से लोगों को रोजगार मिलेगा। या मैं किसी के लिए सर्विसेज दूंगा तो सर्विसेज के बदले मुझे रिटर्न मिलेगा। अब समय ऐसा आ गया कि जो न गुड्स हो न सर्विसेज हो, इस तरह की एक्टिविटी हो जो सेल्फ कंज्यूमिंग हो, ऑटो कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बैतुल मैडम ने जो गाना गाया, ये कंज्यूम हो गया अभी, और इट वाज एन एक्टिविटी जिसको सबने हमने एंजॉय किया और सबका इन्होंने सेरोटोनिन भी बढ़ाया, और जिसका नहीं बढ़ा बाकी बचा हुआ इन्होंने किया। हमें यदि छोटी शुरुआत कर दें, जैसे कि कोई भी कार्यक्रम जैसे आज का हुआ, कि हम किसी न किसी कला, संस्कृति या आर्ट से जुड़े हुए किसी न किसी गतिविधि के साथ प्रारंभ करेंगे तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। या स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख लीजिए, आप गांव में जैसे अभी सरकार लेके भी आई है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बड़ी भारी लवाजमे के साथ और भारी कहना चाहिए कि मेहनत के साथ फील्ड में हम लोग गए थे, और उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को यदि आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक कर दिया, सबका गांव में जो व्यक्ति जहां बैठा है उसके लिए वहीं उसका हेल्थ का काम भी होगा, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी होगी, सेल्फ कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई सर्विसेज नहीं हुआ, लोगों ने एंजॉय किया, जो उसको दिखाएंगे वो भी उसका लाभ लेंगे और जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो भी कमाएगा। समय ऐसा आ गया कि हमें इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण फील्ड है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है राजस्थान में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और यूनिवर्सिटी में आज सरस्वती के मंदिर में इस तरह की वार्ताएं हो रही हैं, आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। मुझे बुलाया इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।